हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10वीं का साइंस केमिस्ट्री, जो अध्याय 3 है धातु और अधातु, अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये आपको एग्जाम में 4 चांद लगाने का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव इसी से देखने को मिलेंगे, इस मात्र वीडियो से। तो आइए समझते हैं। और आप हमें कमेंट भी करिए, जैसे एक का कौन ऑप्शन होगा, तो बी आंसर है तो आपको आता है तो आप बी करेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे में पहला सवाल है, सोल्जर क्या है? सोल्जर जो है वह एक मिश्र धातु है। तो वह किसका किसका मिश्र धातु है सोल्जर, ये बताना है। ऑप्शन है ए में लेड और टीन का, एसएन से टीन होता है, पीवी से लेड होता है। तो पीवी और निकेल जिंक बी में है। सी में जो है कॉपर और टीन है, और इसमें टीन सीसा और कॉपर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा और टीन। तो सीसा और टीन से सोल्जर का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली कौन सी धातु है? तो वैसा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है जो बहुत अधिक क्रियाशील नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सबसे कम क्रियाशील है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोना, पारा। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वह है सोना। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो जो सबसे कम क्रियाशील होता है वह सोना है, और यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, आपको यह ध्यान रखना है। तो सोना किसी से क्रिया करता है, बहुत दिनों की बात करेगा, इसमें मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना होगा। अगला सवाल है 3 नंबर, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, ये बताना है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है जिंक का, एल्युमिनियम का, चांदी का और पोटेशियम का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट का। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, लेड और टीन की मिश्र धातु है। लेड और टीन से कौन सा मिश्र धातु बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। लेड और टीन से कौन सी मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोल्जर। सोल्जर का निर्माण होता है सोल्डर का लेड और टीन से। अगला सवाल है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से करते हैं? जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु होता है उसका निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन है विद्युत अपघटन, प्रगलन, फेन प्लवन, जारन। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु है उसका निष्कर्षण करते हैं। 5 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत अपघटन विधि से। उसमें विद्युत प्रवाहित करने से कैथोड और एनोड पर मुक्त होते हैं धातु, तो उसको कहते हैं विद्युत अपघटन विधि। अगला सवाल है, जर्मन सिल्वर क्या है? जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है, ये बताना है। तो जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है वह किसका मिश्र धातु है, ये बताइए किसका मिश्र धातु। ऑप्शन है कॉपर निकेल, लेड और टीन, कॉपर जिंक, निकेल और जिंक, लेड निकेल जिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोका सी, कॉपर निकेल और जिंक का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर, निकेल और जिंक का, ये आपको ध्यान रखना है। आगे होगा 7 नंबर सवाल।
7 नंबर में है क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु कौन सा था। तो क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे कौन किस धातु को रखा गया है ये बताना है। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है वो धातु, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक मिश्र धातु क्या है। इसमें एक मिश्र धातु है, आपको पहचानना है। कॉपर और जिंक, कॉपर और सीसा, कॉपर और मैग्नीज, कॉपर और लोहा। तो एक मिश्र धातु इनमें से कौन है ये बताना है, मिश्र धातु का पहचान करना है। तो मिश्र धातु हो जाएगा कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक पित्तल का मिश्र धातु है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक। अगला सवाल बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है ये बताना है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है ये जवाब बताना है। लोहे का, टंगस्टन का, तांबा का, सोने का। तो लोहे का वो जो होता है विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट जिसको कहते हैं वो टंगस्टन का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो कम ताप पर का अधिक करंट जाने पर वो पिघलना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आयरन एवं टीन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। एक आयरन है और एक टीन है, उनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है ये बताना है कि उसमें कौन क्रियाशील धातु अधिक है आयरन और टीन में। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा आयरन उसमें अधिक क्रियाशील है, जिसको लोहा कहते हैं। तो आप जानते होंगे लोहा में अधिक क्रियाशील लगता है, जबकि टीन मिश्र धातु है, मिश्र धातु में बदल करके किसी भी धातु को जंग लगने से बचा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन। आयरन अधिक क्रियाशील धातु। आगे बढ़ते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है वह होता है क्षारीय, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अधिकतर धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारकीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय। अधिकतर धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस भी उसको कहते हैं। निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। जो खड़े स्तंभ है 18 वर्ग होते हैं और आवर्त 7 होते हैं। इसे नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसका अष्टक पूरा होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको निष्क्रिय गैस कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये सारे निष्क्रिय गैस है। तो पहचानना है इसमें कौन होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस बाहर छोड़ते वातावरण में श्वसन के दौरान, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन गैस को आवारा तत्व कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल होगा 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को करासन में डुबा करके रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सोडियम जो धातु है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, यह बहुत ही क्रियाशील धातु है। यह हवा के संपर्क में आने से जलने लगता है और इसको इसी कारण से हम इसको सोडियम धातु में, सोडियम को हम करासन में डुबा करके रखते हैं और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह क्लोरीन से, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है और अपना इसका अष्टक भी पूरा हो जाता है। यह एक धनायन तत्व है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से MgO यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 Mg⁻² और O2⁻²। ये ध्यान रखना है, मैग्नीशियम यौगिक में आयन उपस्थित है MgO2 और O2-। आगे बढ़ते हैं, दो धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है,
जो जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है उसका नाम बताना है। तो वैसे धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे है, अर्थात जो क्रियाशील बहुत कम है वो क्रियाशीलता श्रेणी में प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोना और चांदी। सोना और चांदी जो ऐसे धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सोना और चांदी। सोना और चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण मतलब उसको निकालने की क्या विधि है? सल्फाइड अयस्क को निकालने की विधि बताना है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फाइड अयस्क को याद रखना है। ये फेन उत्प्लवन की विधि से निष्कर्षित करते हैं। फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों को अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेट अयस्क को किस विधि से अलग करते हैं? कार्बोनेट अयस्क को अलग करने की विधि है। 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निस्तापन। निस्तापन की विधि से कार्बोनेट अयस्क को अलग करते हैं। अगला सवाल है, लोहा का प्रमुख अयस्क कौन है? लोहा का प्रमुख अयस्क बताना है। तो लोहा का जो अयस्क होता है वह हेमेटाइट होता है और Fe इसका संकेत है। आपको ध्यान रखना है कि इसका संकेत जो है Fe है, Fe है और यह इसका परमाणु संख्या 26 होता है। आगे बढ़ते, तो इसका अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट। इसका अयस्क जो है हेमेटाइट अयस्क है लोहा का। आगे है, वो एक ऐसा कौन सा धातु है जो वायु में संचारित नहीं होता है, अर्थात उसमें जंग का नहीं लगता है। ये धातु का नाम बताना है। वो कौन सी वो धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है? तो ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोना। तो वो कौन सी धातु है जो संचारित नहीं होता है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सोना कभी संचारित वायु के द्वारा नहीं होता है। आगे बढ़ते, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घुलाने पर कौन सा गैस बनता है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाएंगे H2O में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये कार्बोनिक अम्ल बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया के दौरान धातु द्वारा विस्थापित नाम होता है। तो वो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया के दौरान करते हैं, धातु द्वारा विस्थापित होता है, तो वह किसका नाम है? 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातु द्वारा विस्थापित गैस का नाम है हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से होता है? तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातु है उसका निष्कर्षण करते हैं। 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन विधि से। जो सबसे ऊपर होता है उसका निष्कर्षण करते हैं विद्युत अपघटन विधि से। अगला है, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या है? लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ बताना है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe3O4। जब गर्म लोहे पर जलवाष्प का अभिक्रिया कराएंगे तो वो जो बनेगा पदार्थ उसको कहेंगे Fe3O4। इसका सही जवाब हो जाएगा Fe3O4। आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या है? सिलिका बताना है क्या है? सिलिका विद्युत लेपन है, शोधन है, मिश्र धातु में परिवर्तन है, निस्तापन है। तो सिलिका जो है वो है 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, निस्तापन। यह एक निस्तापन है सिलिका। अब होगा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से अधातु को पहचानना है। अधातु कौन होता है? अधातु उसको कहते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हम उसे अधातु कहते हैं। अधातु विद्युत का कुचालक होता है। तो बताना है कौन है?
ऑप्शन है ए में लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम और सोना। तो अधातु जो है इसमें कार्बन हो जाएंगे, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और यह अधातु है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है? मात्र वह एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है, ये जवाब बताना है। तो कमरे के ताप पर वो अधातु जो द्रव के रूप में होता है वह है ब्रोमीन। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा मात्र एक अधातु जो कमरे के ताप पर अधातु के रूप में रहता है, उसका नाम है ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु का क्या नाम है जो सीसा और टीन से बनता है? तो सीसा और टीन के मिश्रण से बनने वाला धातु का नाम है, 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोल्जर। सीसा और टीन से बनता है सोल्जर, ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें जंग का नहीं लगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो वो कौन सी धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं? ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो वो चाकू से काटने जाने वाला धातु लिथियम है। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम धातु को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाले पदार्थ का नाम बताना है जो कभी संयोग नहीं करता है ऑक्सीजन से। तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो कौन सा ये वो पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो 29 का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है वह है लोहा का। लोहा से स्टील का निर्माण होता है, तो लोहा का मिश्र धातु है स्टील। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु का नाम बताना है, लोहा, कॉपर, निकेल और टीन। तो उपधातु कौन है? तो निकेल, आपको ये ध्यान रखना है, निकेल जो होता है वह उपधातु है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी इसका गलती हो जाएगा, निकेल दूसरा है, इसको तो उत्प्रेरक कहते हैं। निकेल उत्प्रेरक में आता है, तो ये हो जाएगा Sb। Sb से होता है एंटी मनीसाइड, आप देख करके बताएं। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, धातुओं की प्रकृति किस तरह से होती है? धातु जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात विद्युत धनात्मक तत्व होता है धातु। तो धातु विद्युत धनात्मक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है कि धातु विद्युत धनात्मक तत्व होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धनात्मक तत्व। धातु जो होता है वह विद्युत धनात्मक तत्व होता है। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर सवाल। 33 नंबर जो सवाल है वह है, किस रासायनिक अभिक्रिया, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है, उसका निर्माण किस यौगिक को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि 33 का जो सही जवाब हो जाएगा, जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखना है। जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतली परत चढ़ा दिया जाता है? तो लोहे एवं इस्पात को जब जंग से हमें बचाना होता है तो हम उस पर एक धातु का परत चढ़ा देते हैं, वो है जिंक। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, धातु का पतली परत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते, विद्युत अपघटनी परिष्करण में
अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को कैसे बनाया जाता है, ये बताना है। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 एनोडीकरण करके। इसका सही आंसर है एनोडीकरण। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील धातु है? क्रियाशील धातु का को नाम बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो आपको बताना है कमेंट करके। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम दोनों अधिक क्रियाशील है, लेकिन सबसे अधिक रहेगा तो आपको बताना है सोडियम। आगे बढ़ते हैं, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? किस धातु का अयस्क है क्रायोलाइट? तो क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो बॉक्साइट का, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं, जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील का नाम बताना है कि जंग रोधी स्टील क्या होता है। तो धातु में तो जंग लग जाता है, अधातु तो ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा कुछ दिन छोड़ देने से, लेकिन मिश्र धातु जंगरोधी होता है। मिश्र धातु क्या होता है? जंगरोधी स्टील जो मिश्र धातु है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र धातु। इसका सही आंसर है मिश्र धातु। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल है, अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसमें जो एल्युमिनियम पर एक ऑक्साइड का परत बन जाता है उसको क्या कहते हैं? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा एनोडीकरण। उस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, उस पर अपने से परत बन जाता है ऑक्साइड का। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु का नाम बताना है अधातु का। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन धातु जो है तापमान में ये तरल अवस्था में रहता है, पानी के रूप में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन। आगे है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? गलनांक कम वाले धातु का नाम बताना है। वो कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर और लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, सोडियम धातु का गलनांक सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? उपधातु को ध्यान रखना है, जर्मेनियम जो होता है यह उपधातु होता है। इसका सही जवाब होता है, मैंने वो धातु और अधातु की कैटेगरी से एक अलग होता है, उसका कुछ गुण धातुओं से मिलता है, कुछ अधातु से भी मिलता है, तो उसको हम उपधातु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटे जाने वाले धातु का नाम बताना है, क्या होगा? तो चाकू से काटने वाले धातु का नाम है सोडियम। तो अगर लिथियम ऑप्शन में रहे तो वो भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम धातु। सोडियम का परमाणु संख्या 281 होता है। तो इसका संयोजकता पूछे, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो 1 हो जाएगा, जबकि 2, 8, 10 जो होते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला का नाम बताना है। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला सवाल होगा 45 नंबर सवाल भी, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा होता है? सबसे भारी धातु का नाम बताना है। ऑप्शन है लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो सबसे भारी धातु जो होता है वह होता है क्या, ये कमेंट कर करके बताइए अगर आप जानते हैं तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4।
गलत दे रहा है। इसका सबसे, आप कमेंट करके बताइए, सबसे भारी धातु सीजियम होगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे की जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जो जिंक का लेप चढ़ाते हैं उसका हम किस नाम से जानते हैं? विद्युत लेपित के नाम से जानते हैं? नहीं। संक्षारण के नाम से जानते हैं? बिल्कुल नहीं। विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं? नहीं। तो लोहे पर जो जिंक का परत चढ़ाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनीकरण। आगे बढ़ते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण बनाने वाले सोने कितने कैरेट का होता है ये बताना है। ऑप्शन है 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का, 15 कैरेट का। तो 47 का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आभूषण बनाने वाले जो सोना होते हैं वह 22 कैरेट का होता है। ऐसे सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें कुछ अपद्रव्य मिला दिए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तो उससे ऐसे की होगा कि वो टूट जाएगा, भंगूर हो जाएगा, बहुत मुलायम हो जाएगा। तो इसलिए आभूषण बनाने वाली सोना जो होता है वह 22 कैरेट का होता है। आगे है, तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जब तांबा में जब टीन मिला दे तो हम उसके बने हुए मिश्र धातु को किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कांसा। कांसा जो होता है तांबा और टीन की मिश्र धातु होता है। आगे बढ़ते हैं। जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क बताना है कि जस्ता का अयस्क क्या होता है। तो जस्ता जो निकाला जाता है वह जिंक ब्लेंड से निकाला जाता है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है, जबकि सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकाला जाएगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाएगा, बॉक्साइट कोरोंडम क्लोराइड, लेकिन मेन अयस्क बॉक्साइट है। सिनेबार से पारा निकाला जाता है, Hg, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन के बारे में बताना है कि सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो सिलिकॉन जो है वह 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपधातु है। सिलिकॉन भी एक उपधातु है, यह ध्यान रखना है, आपको ये याद करके आना है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, वो कौन है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा और कौन सा तत्व रहता है? ऑप्शन है एल्युमिनियम एवं लीड, चांदी व निकेल व क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेल एवं क्रोमियम। अगला सवाल है, पीतल क्या है? पीतल भी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु उसको कहते हैं जब दो धातु को एक साथ मिला देते हैं तो उससे मिश्र धातु का निर्माण होता है और इसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो पीतल जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है, ये कॉपर और जिंक से बनता है मिश्र धातु। आगे बढ़ते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड किस तरह से होता है ये बताना है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह कार्बन जो है एक अधातु हो जाएगा, कार्बन एक अधातु है। 54 का सही जवाब हो जाएगा अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 55 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। उपधातु का नाम बताना है, तो वह Sb हो जाएगा, उपधातु है। अगला है, जिंक ब्लेड में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड में किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर सवाल जो है वह है, निम्नलिखित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो धातु को चिन्हना है, तो नीचे जो लिखा होता है
वह परमाणु संख्या को दर्शाता है, जबकि ऊपर वाले परमाणु द्रव्यमान को। तो ए में जो है वह परमाणु संख्या जो है, जैसे परमाणु संख्या 9 है तो इसका परमाणु संख्या 9 है, तो ये बताना है धातु है कि अधातु है। 9 और उसका परमाणु द्रव्यमान ऊपर है, फिर 12 है, ऊपर 24 है, तो 57 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चूँकि मैग्नीशियम का 12 होता है और लगभग 24 के बराबर उसका द्रव्यमान होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा बी, जिसका परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान 24 हो, वह धातु होगा। आगे है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज में सोना भी घुल जाता है, अम्लराज में सोना भी घुल जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोना। अम्लराज में खाली घुलता है वह है सोना, जो है केवल और केवल अम्लराज में ही घुलता है। आगे बढ़ते हैं, क्यूपराइट में किस धातु का अयस्क है? ऐसा ही नाम से ही पता चल रहा है, क्यूपराइट जो है वह कॉपर का अयस्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। ये कॉपर का अयस्क होता है क्यूपराइट। आगे है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु का नाम क्या है? कमरे के ताप पर रहने वाली एकमात्र अधातु क्या है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। तो ब्रोमीन जो अधातु है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह एक अधातु है मात्र जो द्रव अवस्था में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है, उसका नाम क्या है? वह मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें कॉपर 90% और 10% टीन है, उसका नाम बताना है। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। कांसा में 90% कॉपर और 10% टीन होता है। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट बार बार रिपीट करके आ रहा है, एग्जाम में भी आ जाता है, तो इसलिए आपको ये बात को ध्यान रखना है बाबू। लिखा है कौन सा धातु का अयस्क है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है वह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। ये बॉक्साइट का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। आगे बढ़ते, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? ये आपको कमेंट में बताना है। 64 का सही क्रियाशीलता कमेंट करना है, हम आपका इंतजार करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम बताना है। ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह होता है हीरा। पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं सबसे कठोर हीरा है, ये बात ध्यान रखना है। हीरा हीरा को ही काटता है, जिस तरह से लोहा लोहा को काटता है और आदमी आदमी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये अब होगा 66 नंबर। 66 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन है एक मात्र अधातु है जो विद्युत का भी सुचालक है, ये अपवाद है। तो कार्बन का एक अपरूप होता है, दो अपरूप। कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो होता है वह 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके एक चतुष्बंधीय श्रृंखला बनाता है, इसलिए हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट में 3 परमाणु जो होता है वो संयोग करता है, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट का मुक्त होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ये ध्यान रखना है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। आगे बढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी में कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है? 67 का
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सोडियम। सोडियम धातु जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना अगर बोले तो वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन अगर बोले आभूषण बनाने में कितने कैरेट का उपयोग करते हैं तब कहेंगे 22 कैरेट का। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 कैरेट का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को करासन में डुबा करके रखते हैं? आपको तो याद होगा, सोडियम धातु को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं क्योंकि ये वायुमंडल के संपर्क में आकर के अचानक आग पकड़ने से बचाने के लिए हम इसको करासन के तेल में डुबा करके रखते हैं। आगे है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क होता है? कैलेमाइन जो अयस्क है वह किसका है? जिंक का, एल्युमिनियम का, लोहा का, पारा का। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जिंक। कैलेमाइन का जिंक जो है, इसका जिंक धातु का अयस्क है कैलेमाइन। साथियों, तो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुल 70 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। आप इसे बार बार रिपीट कर कर देखें। मेरा ये दावा है कि इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएंगे अगर धातु अधातु से पूछा जाए तो अगर ये आपको समझ में आया तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।